नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि हम जलवायु पढ़ रहे हैं। जलवायु में ही ये सारे अभी टॉपिक चल रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले हमारा जो लेक्चर था वो था ग्रीष्मकालीन मौसम की क्रियाविधि। उसमें हमने आपको ITCZ कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो उसके साथ साथ ITCZ कैसे चलता है। ITCZ जिस क्षेत्र में भी होता है वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ भी होता है उसको भरने के लिए उच्च दाब से हवाएं यानी हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं। और ITCZ जितना ज़्यादा हावी यानी जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उतनी ज़्यादा तेज़ी से हवा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने किए थे। उसी में आज हमारा अगला लेक्चर है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्मकाल में जो भी बारिश होती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप देखेंगे भारत के मानचित्र को, तो ये अगर दिशाओं के आधार पर इसको आप बांटेंगे तो ऐसे, अर्थात कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर और दक्षिण में दक्षिण, और यदि उत्तर से दक्षिण में इसको काटेंगे तो ये जो एरिया है ये आपका पश्चिम को हो जाएगा, और ये जो एरिया है आपका पूर्व को हो जाएगा। तो ये जो दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो इसलिए ये जो हवाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम से होकर चल रही हैं, तो जिसके चलते इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्योंकि यहाँ दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं इसलिए इसे हम दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या हवाओं के सामने केरल का मालाबार तट आता है, जिसके चलते सबसे पहले ये जो हवाएं हैं यह मानसून मालाबार तट पर अच्छी खासी मात्रा में इससे टकराकर 1 जून के लमसम बारिश करता है। इसके बाद यह पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर, ये जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है ये केरल के मालाबार के तट को इंडिकेट कर रहा है। ये सबसे पहले पश्चिमी घाट के मालाबार तट पर, उसके बाद 1 जून को, उसके बाद ये मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून या हवाएं समस्त पश्चिमी घाट पर बारिश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को मालाबार तट में प्रवेश करता है, लेकिन 15 जुलाई आते आते यह अपने पूरे उत्तरी भारत अर्थात इस पूरे क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। अर्थात ये जो पूरा उत्तर भारत है इसका पूरा क्षेत्र 15 जुलाई आते आते दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते भारत में 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अर्थात दक्षिण पश्चिम से जो बारिश हो रही है ये भारत में 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कि हवाएं या मानसून जो है वो सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बारिश करता है 1 जून को, उसके बाद समस्त पश्चिमी तट पर बारिश करता है। उसके बाद चलते 1 जून से जब ये बारिश करना शुरू करता है तो 15 जुलाई के आते आते समस्त उत्तर भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। इसके चलते भारत में 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 रास्तों में से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में 2 रास्तों से प्रवेश करता है। पहला अरब सागर शाखा से होकर आने वाली हवाएं, अर्थात ये जो क्षेत्र है यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, तो ये मानसून जो है अरब सागर से होकर जाता है या इससे हवाएं उठती हैं, तो इसलिए इसको एक अरब सागर शाखा से बोलते हैं, अरब सागर शाखा।
दूसरा, बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाली हवाएं। इन दोनों के माध्यम से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून विधिवत तरीके से बारिश कर पाता है। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये संपूर्ण भारत में दो शाखाओं के माध्यम से बारिश करता है। पहला, एक तो अरब सागर शाखा से जो हवाएं पहुंचते हैं, दूसरे जो बंगाल की खाड़ी से होकर हवाएं पहुंचते हैं। इसलिए आज हम दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा का अध्ययन करेंगे। तो आज तो अगली हेडिंग है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा। चलिए, वैसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर, ये आपका पश्चिमी घाट से टकराकर 1 जून को सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करता है। सबसे पहले मालाबार, ये जो ग्रीन कलर है, मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद अरब सागर शाखा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, अर्थात समस्त पूरे पश्चिमी घाट पर बारिश करता है। कहने का तात्पर्य है कि अरब सागर शाखा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर, अर्थात मालाबार, केरल के मालाबार तट से टकराकर बारिश करता है। लेकिन उसके साथ ही यह समस्त यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के तट पर पूर्ण रूप से बारिश शुरू कर देता है। 1 जून से स्टार्ट हो जाती है। अरब सागर शाखा जो है आपकी, ये 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा केरल के तट पर होने वाली वर्षा, अर्थात 1 जून के लमसम जो भी वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है, उसे हम मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका के नाम से जानते हैं। मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका के नाम से जानते हैं। 1 जून के लमसम यानी अर्थात जो स्टार्टिंग मानसून जब होता है, जैसा कि आप प्रतिवर्ष अखबारों या न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि भारत में जो मानसून है वो 1 से 5 तारीख के बीच दस्तक देने वाला है, अर्थात 1 से 5 तारीख के बीच प्रवेश कर जाएगा या शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ 1 जून के लमसम जो मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है, उसी को हम मानसून प्रस्फोट, मानसून धमाका कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा स्थलाकृति द्वारा, अर्थात पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। कहने के तात्पर्य यह है कि जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से टकराकर हवाएं पहाड़ियों को ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हुई चली जाती हैं, जिसके चलते हवाएं अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश करता हुआ चला जाता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ती हुई हवाएं जब ऊपर चढ़ती हैं, तो जब इन पहाड़ों से टकराती हैं तो इन हवाओं में नमी की यानी तापमान की कमी आती जाती है। तापमान में कमी होने के चलते इसे हम एडियाबैटिक ताप ह्रास के नाम से भी जानते हैं। ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं, हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है, जिसे हम एडियाबैटिक ताप ह्रास कहते हैं। एडियाबैटिक ताप ह्रास अर्थात एडियाबैटिक ताप ह्रास के कारण हवा में तापमान की इतनी कमी आ जाती है कि यह हवाएं अपनी नमी छोड़ देती हैं। इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आप इस मानचित्र को इस फिगर यानी डायग्राम को देख रहे हैं कि ये एक पर्वत या पहाड़ है। जब ये हवाएं धरातल से उठती हैं और सागर महासागर से आकर जब किसी पर्वत या पहाड़ से टकराती हैं, तो जैसे जैसे पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं, तो ये अपनी नमी पर्वतों से टकराकर छोड़ती हुई जाती हैं। अर्थात इनके जब ये नीचे से ऊपर की हो जाती है, इनमें तापमान की कमी आती रहती है। जैसे जैसे रीजन है कि जब तक इनमें तापमान हाई रहता है, तो तापमान हाई है तो क्या है, वो जल है वाष्प के रूप में है, तो वाष्प के रूप में है तो हवा में के साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान में कमी आई, तो तापमान में कमी आने के चलते वो वाष्प अब जलबूंदों के रूप में बदल जाती है। जलबूंदों के रूप में बदलने के कारण ये जब हवाएं टकराती हैं तो इनमें तापमान की कमी होती है। तापमान की कमी होने के चलते जब वह वाष्प जलबूंदों के रूप में बदलती है या कन्वर्ट हो जाती है, तो वह बारिश करती हुई हवाएं आगे चलती हैं। अर्थात जब ये जैसे जैसे हवाएं पर्वत या पहाड़ों से टकराते हैं,
तो उनके ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हुई चली जाती हैं और ये अपने साथ जो भी नमी लिए होती हैं उसे ये छोड़ती हुई चली जाती हैं। तो इस क्रिया को अर्थात जब भी हमारे नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं तो इनमें तापमान की कमी होती है, अर्थात इन्हें हम एडियाबैटिक ताप ह्रास कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे किसी पर्वत या पहाड़ या चोटी से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उनमें एडियाबैटिक ताप वृद्धि होती है। ठीक, तो जैसे कि उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एडियाबैटिक ताप ह्रास के कहने का तात्पर्य यही है कि एडियाबैटिक ताप ह्रास का जब भी पर्वत से टकराती हैं तो इनमें तापमान की कमी आती है। इस तापमान की कमी होने के चलते ये अपनी सारी नमी पर्वतों के ढाल पर छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है और आगे के क्षेत्र जो भी होते हैं वहाँ पर वर्षा की कमी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप चाहें तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है तो टकराने के बाद ये अर्थात जब टकराने के पश्चात ये इस पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई चली जाती है। इसे एडियाबैटिक ताप ह्रास के चलते अपनी सारी नमी ये पश्चिम तटीय मैदानों पर छोड़ती हो जाती है, जिसके चलते यही कारण है कि गुजरात से कन्याकुमारी तक के तट में अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। रीजन एडियाबैटिक ताप ह्रास है। एडियाबैटिक ताप ह्रास अर्थात जब हवाएं किसी पर्वत या पहाड़ी से टकराती हैं तो उसके ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हुई चली जाती हैं, जिससे उनमें तापमान में कमी आती रहती है, तापमान का ह्रास होता रहता है। जब तापमान की कमी होती रहती है तो वो वाष्प क्या जलबूंद के रूप में बदलती रहती है। जलबूंद के रूप में जब भी बदलती है तो हवाओं से छूट जाती है, अर्थात बारिश के रूप में बदल जाती है। तो जब जैसे ही हवाएं पर्वत या पहाड़ी से टकराती हैं तो ज़बरदस्त बारिश करती है, हवाएं उसके आगे निकल जाती हैं, लेकिन उनमें तापमान की कमी होने के चलते फिर वो आगे कहीं फिर किसी पर्वत या पहाड़ से जब ऊपर से ढाल के साथ नीचे आते हैं इनमें तापमान की वृद्धि होती है। जब तापमान की वृद्धि होती है तभी तो जल को वाष्प के रूप में बदलकर ये हवाएं अपने आप को नमी अवशोषित करती हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट कि पश्चिमी तटीय मैदान पर सबसे ज़्यादा वर्षा के केरल के मालाबार तट पर होती है। ये मालाबार तट है, वो तट पर होती क्योंकि अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बारिश करती है, जिसके चलते यहाँ पर 1 जून से लेकर कुल 25 सितंबर तक बारिश होती रहती है। कि देखिए, अगर सबसे पहले हमें बारिश हो रही है तो ये बारिश तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है 25 सितंबर तक, फिर वहाँ से वापस होती है बारिश। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से बारिश का जाना, यहाँ से बारिश को वापस आना, अर्थात यहीं से शुरू यहीं से समापन होता है, जिसके चलते मालाबार तट पर अच्छी खासी बारिश होती है। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती हुई चली जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती हुई चली जाती है। रीजन, क्योंकि मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराता है, तो जब जैसे यहाँ टकराता है तो बारिश यहीं से शुरू कर देता है। जब यहाँ से शुरू कर देता है तो यहाँ से बारिश होते होते उत्तर की ओर जाती है, फिर वहाँ से जब वापस आती है तो बारिश अंदर इसका यहीं से होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती ओर चलती है। ठीक, साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो जैसे ही दक्षिण से उत्तर हो जाती है तो ये नर्मदा और तापी, ये आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी, ये आपकी तापी भ्रंश घाटी, ठीक, ये आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी और ये आपकी तापी भ्रंश घाटी। तो नर्मदा भ्रंश घाटी के सहारे जैसे ही ये दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्व की ओर बढ़ता है, जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है
तो यह सतपुड़ा के अमरकंटक पहाड़ी से टकराकर बारिश करता है। ये अमरकंटक पहाड़ी से टकराकर वर्षा करता है। ये अरब सागर शाखा उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र और मांडव पहाड़ी, सौराष्ट्र में गिर और मांडव पहाड़ी, ये जो गुजरात के ये जो आप देख रहे हैं जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। सौराष्ट्र में 2 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, एक तो मांडव है, दूसरी गिरि है। गिरि एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर गिरि अभ्यारण्य स्थित है। गिरि अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा एशिया का अभ्यारण्य जहाँ पर एकमात्र स्थान ऐसा जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक, पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य, एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, वो है गिरि अभ्यारण्य। और गिरि अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का मांडव और गिर पहाड़ी से टकराते हैं। जब यह दक्षिण पश्चिम मानसून जब से टकराता है तो अच्छी खासी बारिश करता है, जबकि समस्त गुजरात यानी उत्तरी गुजरात जो भी है वो सूखे का क्षेत्र, अर्थात वहाँ बारिश की कमी रहती है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से भरा रहता है। अर्थात यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जंगल भी पाए जाते हैं। अर्थात ये सौराष्ट्र पूरा हरे भरे पेड़ों या जंगलों से ढका रहता है। गिरि और मांडव पहाड़ी से टकराकर अरब सागर शाखा, गिरि और मांडव पहाड़ी से टकराकर अरब सागर शाखा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करती है। अर्थात इस क्षेत्र में ये जो एरिया राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाला स्थान जो है पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करती है और अरावली पहाड़ी के गुरशिखर चोटी, अरावली की पहाड़ी गुरशिखर चोटी से टकराकर माउंट आबू में वर्षा करती है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये अरावली की एक पहाड़ी है। अरावली एक पहाड़ी है जिस पर एक चोटी है गुरशिखर पर एक पर्वत है माउंट आबू। तो माउंट आबू से अर्थात गुरशिखर से टकराकर या माउंट आबू से टकराकर यह दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में बारिश करता है, कुछ थोड़ी मात्रा में। वैसे तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर की शाखा से जो मानसून चल रहा है, यह पूरे अरावली या पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करता है, लेकिन जब माउंट आबू से टकराता है तो कुछ मात्रा में राजस्थान में या अरावली पे बारिश कर देता है। रीज़न ये है कि जो अरब सागर शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून जो चल रहा है, ये बारिश क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो अरावली शाखा है या अरावली पहाड़ी है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर पड़ जाती है। आप देखिए, ये ऐसे मानसून चल रहा है तो ये पहाड़ी पड़ गई, तो पहाड़ी भी इसी क्रम में इसी स्थिति में, जिसके चलते मानसून जो है ऊपर से या इसके अगल बगल से निकल जाता है, जो कि इसके समानांतर होता है, जिसके चलते ये पहाड़ी या ये मानसून एक दूसरे से टकराते ही नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश नहीं होती है। रीज़न है कि माउंट आबू थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, जो कि जिससे कुछ मात्रा में ये दक्षिण पश्चिम हवाएं या अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो मानसून है, इससे टकराकर राजस्थान में कुछ मात्रा में बारिश कर देता है, जो कि इसलिए अरब सागर शाखा से माउंट आबू अर्थात राजस्थान में जो वर्षा होती है वह एक अपवाद है, क्योंकि अरावली पहाड़ी या गुरशिखर चोटी से एक अपवाद है, जिसके चलते वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम की अरब सागर शाखा से बारिश नहीं होती है। रीजन कि अरावली जो पहाड़ी है वह उस मानसून के उस हवाओं के समानांतर पड़ जाता है, इसके चलते हमारा राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो ये रहा पॉइंट वाइज। अब हम एक बार विधिवत आपको चीज़ें शुरू से अंत तक समझा देते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा शिक्षा जी, ताकि चीज़ें आपकी विधिवत क्लियर हो जाए, जिससे आपको समझने में या लिखने में आसानी रहे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगले लेक्चर में बंगाल की खाड़ी की शाखा का अध्ययन करेंगे। तो अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मानसून दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है
और ये अरब सागर से होकर प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में प्रवेश करने के पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक अरब सागर शाखा से प्रवेश करता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है। जिसके चलते तो आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। तो अरब सागर शाखा 1 जून को जब केरल के मालाबार तट पर टकराती है और वर्षा करती है, उसके बाद 1 जून से लेकर 25 सितंबर तक टोटल यानी कुल बारिश संपूर्ण भारत में करती है। यानी दक्षिण से उत्तर तक 1 जून से लेकर 25 सितंबर तक पूर्ण रूप से बारिश होती है। लेकिन 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक आते आते हमारा जो उत्तर भारत है यह दक्षिण पश्चिमी अरब सागर शाखा के प्रभाव में पूर्ण रूप से आ चुका होता है। जब अरब सागर शाखा दक्षिण से उत्तर को प्रवाहित होती है या चलती है तो इसका जो वर्षा का विस्तार है वो घटते हुए क्रम होता है, अर्थात बारिश जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर घटते हुए क्रम होती है। अर्थात सबसे ज़्यादा बारिश भारत के मालाबार तट पर होती है, या यूँ कह लो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। उसके चलते जैसे ही ये हवाएं ऊपर बढ़ती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं, अर्थात किसी पर्वत पहाड़ या चोटी से उसके ढाल के सहारे जब ये हवाएं धरातल से पर्वत या के सहारे उसके ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हैं तो इन हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है। जिसके चलते ये हवाएं, इन हवाओं में जो नमी होती है वो जल बूंदों के रूप में बदल कर बारिश होना शुरू हो जाती है। जिसके चलते जब किसी भी क्षेत्र में जितनी हाइट पर, जितनी ज़्यादा ऊंचाई के पर्वत या पहाड़ या चोटें पाई जाती हैं उस क्षेत्र में उतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार जो ये कह लें कि भारत के दक्षिण भाग में अर्थात में मालाबार तट अर्थात केरल के मालाबार तट पर सर्वाधिक बारिश होने का रीज़न एक ये भी है कि अर्थात पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र पे दक्षिण क्षेत्र की अपेक्षा उत्तरी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के कम ऊंचे पर्वत हैं। अर्थात यहाँ पर दक्षिण भारत के मालाबार तट के क्षेत्र में पश्चिमी घाट पे ज़्यादा ऊंचाई के पर्वत स्थित हैं, जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो इसी प्रकार और दूसरी चीज़, जैसे जैसे ये मानसून या अरब सागर शाखा दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो यह भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी से प्रवेश करती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर जब चलते हैं तो सतपुड़ा पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से टकरा कर अच्छी खासी मात्रा में बारिश करती है। उसके बाद जैसे ही ये सागर शाखा यानी अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून कि अरब सागर शाखा जैसे ही गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पहुंचती है, जहां पर मांडा और गिरी 2 प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गिर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गिर अभ्यारण्य स्थित है इस गिर पहाड़ी पर, और गिर अभ्यारण्य में एकमात्र ऐसा एशिया का क्षेत्र जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर अभ्यारण्य या गिर पर्वत से टकराकर और मांडो पर्वत से टकराकर यहाँ पर इस दक्षिण पश्चिम मानसून यानी अरब सागर शाखा से अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती है। जबकि संपूर्ण उत्तरी गुजरात एक कम बारिश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं पर यह सौराष्ट्र अच्छी खासी बारिश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रीजन कि यहाँ पर इतनी अच्छी बारिश होती है कि पर्याप्त मात्रा में हरियाली, पेड़ पौधे और पर्याप्त क्षेत्रफल पर जंगल भी पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मानसून आगे बढ़ता है अरावली पहाड़ी से नहीं टकराता। रीजन है कि अरावली पहाड़ी जो है इस दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के समानांतर पड़ जाती है। समानांतर पड़ने के चलते ये हवाएं अरावली पहाड़ी से टकरा नहीं पाती हैं। लेकिन अरावली पहाड़ी में कुछ मात्रा में बारिश होती है जो कि एक अपवाद स्वरूप है। उसका रीजन है कि अरावली पर गुरशिखर पर्वत है, उस गुरशिखर पर्वत पर एक चोटी है माउंट आबू, तो माउंट आबू से टकराकर कुछ मात्रा में ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा कुछ मात्रा में बारिश कर देती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद ये हवाएं अरब सागर शाखा उत्तर भारत में पहुंचता है। और ये एक चीज़ आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि मैंने ये चीज़ बताई कि भारत के मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा होती होने का रीजन यही है कि जो हवा है वो यहाँ से शुरू हो रही है मालाबार तट से,
तो यहाँ से शुरू हो रही यहाँ तक पहुँच रही, जब वापस हो रही फिर यहीं से हो रही है, तो यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक बारिश हो रही है। अर्थात जैसे यहाँ से बारिश हो रही है, यहाँ तक हुई, तो यहाँ से जब वापस बारिश का निवर्तन यानी वापस आना शुरू हुई, तो यहाँ तो पहुँची और तुरंत चल गई, तो यहाँ तो कम मात्रा में बारिश होगी, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ तो शुरू से लेकर अंत तक बारिश हो रही है। इसलिए केरल के मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़बरदस्त मात्रा में बारिश होती है। तो ये रहा छोटा सा एक टॉपिक, और जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाओं मैंने इसको कन्वर्ट किया था। दक्षिण पश्चिम मानसून को उसकी एक शाखा यानी अरब सागर से उठने वाली हवाएं, यह अरब सागर शाखा का मैंने अध्ययन कर लिया है। अगले लेक्चर में हम बंगाल की खाड़ी से उठने वाले या दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होने वाली वर्षा को अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना ने पुनः वापसी कर ली है, अर्थात मेरा एक मानना ये भी है कि जैसे जैसे हमारे निमंत्रण नज़दीक आते रहते हैं, तो कोरोना को ये पसंद नहीं है कि हम लोग निमंत्रण करें, क्योंकि कोरोना ये चाहता है कि निमंत्रण में कम से कम लोग पहुँचें, क्योंकि कम से कम लोग पहुँचेंगे तो कोरोना को ज़्यादा खाने को मिलेगा, और जब उसको ज़्यादा खाने को मिलेगा तो उसको संतोष मिलेगा। लेकिन इसके पहले भी कई सारे निमंत्रण कोरोना ले चुका है, उनको हजम कर चुका है, डकार चुका है, अच्छी मात्रा में बचा भी चुका है। लेकिन पुनः जैसे हमारे निमंत्रण फिर शुरू हुए, कोरोना ने फिर से दस्तक देती है। तो जैसा कि न्यूज़ में निकल भी चुका है कि अब किसी प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, तो मेरी एक राय है, यदि आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण आया हो तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आप उन 100 लोगों की लिस्ट में के अंदर आ सकें जो 100 लोग वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो मज़ेदार आया होगा, मज़ा आया होगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ सावधान रहें, सावधानी बरतें, मास्क ज़रूर पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जिसके चलते अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको देखने वाला अगला नागरिक फिर से जागरूक हो जाएगा, जिसके चलते हमें पुनः एक बार फिर से कोरोना से लड़ने के लिए तत्पर हो जाना है, अड़िग रहना है, ताकि कोरोना मुझसे टकराकर वापस चला जाए, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था। तो एक बार पुनः मुझे अग्नि परीक्षा फिर से देनी है कोरोना के प्रति। तो हम चाहते हैं आज सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे क्लास अटेंड करते रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल को और भी आगे बढ़ाते रहें, ताकि एक दिन ये अपनी ऊंचाई तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं कोरोना रूपी एक जो जोक दिया वो भी आगे समझ में आया होगा। एज ए जोक था, तो उसको अन्यथा मत लेना। चलिए, आज के लिए हम इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।